हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के दूसरे लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लूप्स एंड डिसीजन मेकिंग इन C++। लूप्स और डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने कोड ब्लॉक्स को और विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखा था और थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम कोड एडिटर्स जो हैं वो क्यों यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने C++ की डेटा टाइप्स और आइडेंटिफाइज और ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट लिटरल्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स की टाइप को डिस्कस किया था। डिफरेंट किस्म की, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर्स और इसके अलावा कुछ स्पेशल किस्म के ऑपरेटर डिस्कस किए थे। और उनको अभी हमने चूँकि यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने कहा था कि हमारे वक्त के साथ साथ उनको डिस्कस करते जाएंगे। इसके अलावा C++ में का जो प्रोग्राम फ़्लो है कि आप कैसे कोड लिखेंगे और सबसे टॉप पे क्या होगा, और आपके हर प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल में मेन फंक्शन ज़रूर होगा जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है C++ में। इसके अलावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है C++ में, कि आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं और उसको जब कंपाइल करते हैं तो वो आपके प्रोग्राम को जो है वो चेक करता है फॉर एरर्स। और उसके अलावा जब वो सक्सेसफुल होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्रिएट कर देता है और उस ऑब्जेक्ट फ़ाइल को जो है वो असेंबलर जो हैं वो बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं उनको उनमें लिंकर्स जो हैं, बेसिकली असेंबलर तो नहीं कहना चाहिए, लिंकर्स जो हैं वो आपके जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं उनको लिंक करते हैं उसके साथ, आपके ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ, और एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं जो कि आपकी मशीन पे रनेबल होती है। इसके अलावा हमने सी आउट और सी इन करना सीखा था कि आप कैसे कंसोल के ऊपर जो है वो आउटपुट लेते हैं और यूज़र से इनपुट लेनी हो तो आप सी इन फंक्शन के ज़रिए लेते हैं। एंड लाइन मैनिपुलेटर जो है वो हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। इसके अलावा बहुत से मैनिपुलेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, उनको भी हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। डिसीजन मेकिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। समटाइम्स प्रोग्राम के अंदर हम कुछ एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना चाह रहे होते हैं, कुछ कंडीशन को टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि क्या वो कंडीशन जो है वो मेट हो रही हैं। अगर तो वो मेट हो रही है यानी कि वो ट्रू है, तो आप कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं और उनके फॉल्स होने पे कुछ और फंक्शंस को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की कुछ जब आपने चेकिंग करनी होती है तो फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। C++ में इफ़ स्टेटमेंट अवेलेबल है आपके लिए, और एल्स पार्ट जो है वो आप इफ़ सिंगल इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एल्स पार्ट ये है कि अगर तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका एल्स पार्ट में क्या काम करना है। इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट है आपके पास। स्विच स्टेटमेंट जो है वो आज हम डिस्कस नहीं करके करेंगे पर्पसफुली। पर्पसली जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट को यहाँ आज डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में, और इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ भी आप जो है वो बेसिकली डिसीजन ही ले रहे होते हैं किसी एक लिस्ट ऑफ वैल्यू के अगेंस्ट, जबकि इफ़ और इफ़ एल्स में जो है वो आप एक्सप्रेशन के को एवेल्यूएट करते हैं, फिर उनके रिजल्ट पे जो है वो डिसीजन होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। नेस्टेड इफ़ क्या है कि आप इफ़ को विद इन इफ़ ब्लॉक लिखेंगे, जो उसका ब्लॉक बनेगा या बॉडी जिसे हम कहते हैं उसके अंदर आप अगेन कोई एक और इफ़ कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो उसको आप नेस्टेड इफ़ कहते हैं। सिमिलरली स्विच विद इन स्विच इज़ नेस्टेड स्विच। इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर ये है कि आप इफ़ लिखेंगे और उसमें कोई बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो आप वैल्यूएट करना चाह रहे होंगे। जैसे मैं इफ़ लिखूँगा और विद इन पैरेंथेसिस, ये उसका सिंटैक्स ये है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो उसको वैल्यूएट करेगा और उसके रिज़ल्ट के ऊपर अगर तो वो ट्रू होगा तो वो आपको ट्रू पार्ट
आप रन करेंगे। अगर वो फॉल्स होगा तो वो इस सिनेरियो में अगर आपने एल्स कंडीशंस लिखी होंगी तो वो एल्स पार्ट को रन करेगा। ये आप याद रखिएगा कि ये जो करली ब्रेसेस हैं इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। अगर आप ये इफ़ के बाद नहीं लगाएंगे तो वो सिंगल स्टेटमेंट जो आपकी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी एक, उसको वो इफ़ का ट्रू पार्ट कंसिडर करेगा अगर आप ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो। और बाकी जो स्टेटमेंट एल्स के बाद अगर सिमिलरली आप एल्स के बाद भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट को वो जो है एल्स पार्ट कंसिडर करेगा। तो आप याद रखिएगा कि आप स्टेटमेंट्स का ग्रुप बनाना चाह रहे होंगे कि ये एक ब्लॉक कंसिडर हो तो फिर आप उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दिया था कि आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो वो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी आपके कोड की इफ़ के बाद होगी उसको ट्रू पार्ट कंसिडर करेगा, बाकियों को वो उसका पार्ट कंसिडर नहीं करेगा। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमने एक कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो डिस्कस किया था जब हमने पहले लेक्चर में, तो मैंने कहा था कि हम इसको और भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये भी एक कंडीशनल ऑपरेटर है। इसको आप एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसका सिंटैक्स इस तरह से है कि आप विद इन पैरेंथेसिस एक एक्सप्रेशन लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अगर तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो वो एक्स वैल्यू लेगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो वाई वैल्यू लेगा। इसमें आप जो है वो बेसिकली इस तरह से कि एक सिंगल स्टेटमेंट जो है वो उसके बाद बस आप रन कर सकते हैं, आप इसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं। और ये क्या करेगा कि एक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा ट्रू होने पे, अगर फॉल्स होगा तो वो वाई वैल्यू को रिटर्न करेगा। आप इस वैल्यू को जो है वो किसी वेरिएबल में जो है वो असाइन कर सकते हैं। आप इस वेरिएबल को असाइन किया इस पूरी कंडीशनल ऑपरेटर को। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वेरिएबल को असाइन हो जाएगा 30, अगर ये फॉल्स होगा तो वेरिएबल को असाइन हो जाएगी 40। आप याद रखिएगा आने वाले टाइम में जब भी हम डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जब रिटर्न की बात करेंगे तो आप उस रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप वेरिएबल लिखेंगे, उसकी लेफ़्ट साइड पे इक्वल साइन और आगे कोई भी फंक्शन लिख देंगे। इन दिस केस हमने यहाँ पे ये कंडीशनल ऑपरेटर लगाया है जो कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, इस एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे वो 30 या 40। तो हमने उस वैल्यू को असाइन कर लिया है वेरिएबल में यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इन दिस केस आप इस कंडीशन को डायरेक्टली जो है वो आउटपुट भी ले सकते हैं कि जो भी इसका रिज़ल्ट है उसको वो डायरेक्ट सी आउट कर दे। तो उसकी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कैसे हम जो है वो उसको आउटपुट डायरेक्टली ले सकते हैं। इस लाइन ऑफ कोड को मैं ओमिट करता हूँ। आप ये देखें कि सबसे टॉप पे जो है वो C++ के फ्लो के मुताबिक मैंने क्या किया है, इंक्लूड की हुई है एक थर्ड पार्टी जो है वो हेडर फाइल। और ये चूँकि स्टैंडर्डाइज है इसके लिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें .h लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज हेडर है, इसलिए हम आईओस्ट्रीम लिखेंगे। नॉर्मली जो नॉन स्टैंडर्डाइज है उनके लिए आपको .h लगाना ज़रूरी हो जाता है। और ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ये इसका सिंटैक्स ऐसे है कि आप हैशटैग इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स में आप हेडर फाइल लिखेंगे। इसको आईओस्ट्रीम जो है वो हमें कुछ इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए और इसके बाद हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया। पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इसको थोड़ा सा, लेकिन हम नेम स्पेसेस जो है इसको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जो है आप जैसे इसको इस तरह समझें कि std नेम स्पेस जो है वो आईओस्ट्रीम का पार्ट है और जितने भी फंक्शंस इसमें लिखे हुए हैं वो इस नेम स्पेस के अंदर लिखे गए हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर। तो अगर हम यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखेंगे तो फिर हमें हर दफ़ा जो है वो
सपोज़ ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये भी आप याद रखिएगा कि ये डबल स्लैश जो है ये किसी लाइन को कमेंट करने के लिए है C++ में, वो इस लाइन को वो फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट का तरीका ये, अगर आप लाइन के एंड पे भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डबल स्लैश लिखेंगे और कुछ भी लिख देंगे, तो ये कमेंट इससे आगे वो जितना भी होगा लाइन वो कमेंट आउट कंसिडर होगा, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता। आप किसी स्टेटमेंट को कमेंट आउट करना चाहते हैं तो उसके बिगिनिंग पे डबल स्लैश लगा दें। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो मुझे हर बार जब भी मैं सी आउट कुछ करना चाह रहा हूँगा तो आप देखिएगा कि वो एक एरर जनरेट करेगा कि ये सी आउट फंक्शन मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है। सपोज़ मैं लिखूँगा अगर वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, और इसको मैं एंड लाइन करके सेमीकोलन लगा देता। तो जब इस प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक एरर आएगा। ये देखें, उसने ये एरर जनरेट किया। अब एरर क्या है ये देखें, आप नीचे आपके पास ये आउटपुट विंडो में यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा होगा कि एंड लाइन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। एक तो ये एरर है और ये सी आउट का भी एरर होगा, ये उसने उसकी आईओ स्ट्रीम में जो है वो फाइल खोल दिया है। और ये देखें तो अब उसको ये रेफरेंस नहीं मिल रहा, ये सी आउट और ये एंड लाइन कहाँ पे डिक्लेयर्ड है। तो फिर मुझे वो दो ये आईओ स्ट्रीम में है लेकिन एक नेम स्पेस का पार्ट है, तो उसको रेजोल्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि std और रेजोल्यूशन ऑपरेटर मीन डबल कॉलन और फिर सी आउट। इसी तरह मुझे एंड लाइन के लिए भी std और रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब ये एक वैलिड कोड है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको आउटपुट आएगी। ये देखें, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी, इसने उसी एज इट इज़ विद इन कोटेशन मार्क जो भी आप लिखेंगे एज इट इज़ उसने आउटपुट कर दिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको बार बार std और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़े, हम क्या करते हैं कि ऊपर उसको बता देते हैं कि हम std नेम स्पेस को यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम में, तो वो सी आउट ऑटोमेटिकली उसको रेजोल्यूट फिर कर लेगा। तो बजाय इसके कि आप बार बार std और लिखें साथ, आप उसको यूजिंग नेम स्पेस लिख के और डायरेक्ट कमांड्स लिख सकते हैं जैसे सी आउट और एंड लाइन। अब ये भी एक वैलिड प्रोग्राम हो जाएगा। इसको आप आउटपुट लेंगे तो वो सेम आउटपुट आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर की आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं कि आप एक इंटीजर वेरिएबल है आपके पास var, और उसको आप असाइन क्या करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करेगा कि आपके पास दो वेरिएबल हैं a और b, इंटीजर a इज़ इक्वल है, आप उसको 10 कर देते हैं सेमीकोलन, और अब आप चेक क्या करते हैं कि अगर a की वैल्यू लेस देन 10 है तो रिटर्न करे, a की वैल्यू लेस देन 10 है तो रिटर्न करे 20, और अगर फॉल्स है तो वो 30 रिटर्न करे। अब हम कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे, हम लिखेंगे कि a इज़ लेस देन, हमने क्या लिखा कि a की वैल्यू अगर लेस देन है 10 से, देन वो क्या करे क्वेश्चन मार्क रिटर्न करे 30 एल्स 20। ये जो है वो उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा अगर a इज़ लेस देन 10 होगा 30, अगर नहीं होगा तो वो 20 करे। इस टाइम इस कंडीशन के मुताबिक a इज़ लेस देन 10 नो इट्स फॉल्स, तो वो 20 जो है वो वेरिएबल को असाइन कर देगा var को। अगर हम यहाँ पे सी आउट करें var की वैल्यू तो उसको 20 आउटपुट करना चाहिए। अब आप ये देखें, जब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो वो आउटपुट कर रहा है 20।
एक तो ये मेथड है कि आपने वो जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको असाइन कर लिया वेरिएबल में। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो है वो आउटपुट ले लें कंडीशनल ऑपरेटर की। तो उसके लिए ये है कि आप लिखेंगे कि ए इज़ लेस दैन देन क्या करे वो सिमिलरली 30 और एल्स 20। अब यहाँ पे मुझे वो सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सी आउट का पार्ट बन जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो इतना पार्ट है ये सबसे पहले उसको एवेल्यूएट करेगा विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क वाले को एवेल्यूएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, एक एरर आएगा। वो ये होगा कि ये जो ऑपरेटर है डबल लेस दैन जो लगाया है सी आउट के साथ, इसकी प्रेसिडेंस यानी इसकी प्रायोरिटी है इससे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क से। लेकिन ये विद इन पैरेंथेसिस सबसे हाई प्रायोरिटी है, इसलिए वो सबसे पहले इसको वैल्यूएट करेगा ऑपरेटर को, फिर उसके बाद इस ऑपरेटर को वैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। तो वो सी आउट इसका जो भी रिज़ल्ट होगा ट्रू या फॉल्स वो उसको सी आउट करने की कोशिश करेगा इसके बाद। जबकि हम चाहते हैं कि ये थ्रू आउट ये पूरी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करे। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो वो एक एरर जनरेट करेगा, इतना वो करेगा लेकिन वो कहेगा ये 30-20 इंटीजर्स ये मुझे पता नहीं है ये क्या है। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें उसने एरर जनरेट कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी हायर है इस ऑपरेटर से, तो वो सबसे पहले तो इसको वैल्यूएट करेगा क्योंकि पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे हाई है। वो सबसे पहले पैरेंथेसिस को वैल्यूएट करेगा, तो इसको वैल्यूएट करता है और आउटपुट करने की कोशिश करता है। तो ये वाला पार्ट वो उसको समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, तो वो एक एरर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, एरर इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप इंट एंड दिस ओवरलोड नहीं हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरी स्टेटमेंट को हम विद इन पैरेंथेसिस लिख देते हैं अगेन कि पहले। अब आप देखेंगे कि वो क्या करेगा कि सबसे पहले अंदर वाली पैरेंथेसिस को वैल्यूएट करेगा, फिर उसके बाद जो है ये पूरी स्टेटमेंट को वैल्यूएट करेगा और देन ये इसके पास जाएगा थर्ड टाइम पे प्रायोरिटी में। तो ऑपरेटर्स की जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंस हैं, उनको हम ने डिस्कस नहीं किया लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ डिस्कस करते जाएंगे कि इसकी किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो वो सबसे पहले आप विद इन पैरेंथेसिस लिख देंगे तो ये पहले सबसे इसको जो है वो इवेल्यूएट करेगा, उसके बाद इस पूरी स्टेटमेंट को इवेल्यूएट करेगा और देन वो सी आउट करेगा। अभी ये जो है वो डायरेक्ट सी आउट करेंगे तो ये वैलिड कोड है। अब आप जो भी वो वैल्यूज़ की इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट है वो फॉल्स है तो वो 20 रिटर्न कर रहा है, अगर वो ट्रू होता तो उसने 30 रिटर्न करना था। अगर मैं इसको इक्वल साइन कर दूँ लेस देन और इक्वल, तो अब ये ट्रू है स्टेटमेंट, तो वो 30 आउटपुट करेगा। ये आप देखें। सिमिलरली आप इस कंडीशनल ऑपरेटर की तरह से आपके हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ भी कर सकते हैं कि इफ़ कंडीशन से हम चेक करें कि अगर कोई वैल्यू जो है वो डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं कि क्या ए इज़ इक्वल टू 10 है। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ए की वैल्यू 10 है, तो हम इफ़ कंडीशन लिख सकते हैं। इफ़ यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ़ ए इज़ इक्वल 10। ये कमेंट जो है इसको मैं डिलीट कर दूँगा और देन उसी तरह से मैं वो ब्लॉक बना के लिखना चाह रहा हूँ कि अगर तो ए इज़ इक्वल टू 10 है तो मैं आउटपुट कर दूँगा सी आउट। कुछ भी जो भी आप लॉजिकली अपने प्रोग्राम की लॉजिक से लिखना चाह रहे होंगे, यहाँ पे मैं कह दूँगा कि सी आउट यस इट इज़ इक्वल N9 और सेमीकोलन।
इसमें मैं यहाँ पे एल्स पार्ट में कुछ भी इवेल्युएट नहीं करना चाह रहा, तो मैंने एल्स पार्ट नहीं लिखा। अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ एल्स पार्ट, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एल्स लिख दूँगा और उसी तरह से एक ब्लॉक बनाऊँगा कोड का और इसमें सी आउट कर दूँगा और विद इन कोटेशन मार्क हम लिख देंगे कि नो इट इज़ नो इट इज़ नॉट इक्वल। अभी आप देखें कि ये कंडीशन ट्रू है, लिहाजा वो इस ट्रू पार्ट को रन करेगा, एल्स पार्ट को इग्नोर कर देगा। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यस इट इज़ इक्वल आ रहा होगा आपके पास आउटपुट पे, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को 10 से ग्रेटर या लेस कर दूंगा तो ये ए इज़ नॉट इक्वल 10 हो जाएगा, तो अब वो एल्स पार्ट को रन करेगा। ये देखें नो इट इज़ नॉट इक्वल आ रहा है। आप अगर ये ब्लॉक नहीं लिखते तो वो मैंने आपको बोला था कि वो क्या करेगा कि वो जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है आपकी इस ब्लॉक के बाद, उसको वो उसका ट्रू पार्ट कंसीडर करेगा। अगर आप बाद में कुछ भी लिखें तो वो उसको आप देखिएगा कि इग्नोर करेगा, बाकी जो है वो उसको आउटपुट नहीं करेगा। वो फर्स्ट लाइन को उसका पार्ट कंसीडर करेगा और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेगा। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स उसको वो उनका पार्ट कंसीडर नहीं करेगा। इसकी भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। हेलो देयर, और उसको भी हम एंड लाइन कर देते हैं, यहाँ पे भी हम एंड लाइन कर देते हैं। अब इसको आप एग्जीक्यूट करें। अब चूंकि ये ट्रू पार्ट नहीं है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, एक एरर जनरेट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि आपने एल्स यूज़ किया लेकिन इसमें इफ़ उसको नहीं समझ आ रही कि ये किस इफ़ का पार्ट है, तो ये उसने एक एरर जनरेट कर दिया। अगर आप ये एल्स पार्ट को ओमिट कर देंगे, कंट्रोल एक्स कर दें सपोज, और ये इफ़ में आप देखें कि आपने कहा है कि ये दो स्टेटमेंट है और इसको वो क्या करेगा, वो सिर्फ पहले वाली को उसमें एग्जीक्यूट करेगा। और आपने एल्स पार्ट लेना है अगर इसके साथ, तो देन आपको वो पेरेंथीसिस लगानी मस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो उसको उसका पार्ट कंसीडर नहीं कर रहा था वैसे। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप एल्स लिखना चाह रहे हैं देन यू हैव टू मेक अ ब्लॉक, आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अभी हम जस्ट सिंपल इफ़ करके देखते हैं इस तरह से, तो वो क्या ये दो स्टेटमेंट को उसका पार्ट कंसीडर कर रहा है? नो, उसने सिर्फ वो पहले वाली जो है वो स्टेटमेंट को देख चेक किया है कि अगर ए इज इक्वल टू 10 है तो वो येस इट इज़ इक्वल लिखेगा, और देन वो सेकंड वाली ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने वो देखें पहले वाली पार्ट जो लाइन है उसको उसका पार्ट कंसिडर किया है, क्योंकि वो ट्रू नहीं है उसने उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया और वो दूसरी लाइन पे चला गया। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट लाइन को जो है उसका पार्ट कंसीडर करेगा और बाकी लाइंस को वो एज इट इज़, जबकि हम चाह रहे थे कि ये दोनों लाइनें इसके ट्रू पार्ट में रन करें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको विद इन ब्लॉक कर देना पड़ेगा कि एक ब्लॉक बनाएंगे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस है। अब ये दोनों जो है इसका ट्रू पार्ट का ब्लॉक बन गया। अब ये दोनों जो है स्टेटमेंट्स रन करेंगे। अब चूंकि वो कंडीशन फॉल्स है तो वो ये दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको आउटपुट कुछ नहीं आ रही होगी। ये देखें
तो आपने एल्स लिखना है इसके साथ, तो फिर आपको एल्स लिख के उसमें जो भी आप काम करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो एल्स आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप उसका इफ़ का ब्लॉक बनाएंगे, देन आप उसको एल्स पार्ट भी लिखेंगे। अगर आप उसका ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो वो एक एरर जनरेट करेगा, जैसे हमने करके देखा। तो वो कहता है कि ये एल्स किस इफ़ का पार्ट है, तो उसको समझ नहीं आती थी। तो उसके लिए फिर ये है कि आप इस ब्लॉक को बनाएंगे, देन आप एल्स लिख सकते हैं। तो अगर आप इफ़ विद इन इफ़ लिखेंगे तो वो नेस्टेड इफ़ हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन चेक करो देन अगेन ये कंडीशन चेक करो। इफ़ आप इस तरह से आप कोई भी कंडीशन इधर लिख सकते हैं, उसका ब्लॉक बना सकते हैं। तो इफ़ विद इन इफ़ जो है उसको नेस्टेड इफ़ कहते हैं। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक प्रोग्राम छोटा सा लिख के इसको इफ़ एल्स को चेक करते हैं कि अब अगर हम चाहते हैं कि यूज़र कुछ वैल्यू एंटर करे और हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो अब ये यहाँ पे हम एक डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे होंगे, तो इधर हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर, और यूज़र से जो है वो इसमें वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो वो क्या कैसे करेंगे कि हम उसको प्रॉम्प्ट करते हैं पहले सी आउट, और यहाँ पे उसको कहते हैं कि एंटर अ नंबर सेमीकोलन, और उसके बाद सी इन करेंगे नंबर में सेमीकोलन। अब वो यूज़र को पूछेगा कि एंटर अ नंबर, और फिर सी इन के ज़रिए वो वैल्यू के लिए वेट कर रहा होगा। तो उसने सी इन नंबर एंटर कर दिया। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ़ अब जो नंबर है हम ऑड नंबर कैसे चेक करेंगे और इवन नंबर कैसे चेक करेंगे। हमने ऑपरेटर्स जब डिस्कस किए थे तो मैंने आपसे बोला था कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये आपको कोशेंट वैल्यू रिटर्न करता है। कोशेंट ये है कि जो आप डिवीजन के टॉप के ऊपर जो होती है वैल्यू वो रिटर्न करेगा, जबकि आप रिमाइंडर वैल्यू जो लेना चाह रहे हैं वो आप परसेंट साइन ऑपरेटर से लेंगे। करेगा ये भी डिवीजन, लेकिन ये आपको रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब अगर हम चेक करें कि अगर ये जो नंबर है इसको हम डिवाइड करें और ये रिमाइंडर जो है 2 से, और अगर वो जो रिमाइंडर वैल्यू है वो ज़ीरो है, मींस अगर आप 4 को डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, तो ये इवन नंबर है। तो हमने कहा कि नंबर जो है वो डिवाइड करो 2 से और रिमाइंडर अगर इक्वल है ज़ीरो के तो ये इवन नंबर है। तो सी आउट क्या करो, the number you entered, यहाँ पे हम उसको नंबर लिखते हैं, नंबर जो भी वो उसने नंबर लिखा, और उसको अगेन लिखेंगे इज इवन, और उसके बाद आप एंड लाइन कर देंगे। और अगर ये रिमाइंडर 2 नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है। तो आप एल्स पार्ट में जो है वो सिंपल सी आउट कर सकते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सी आउट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इज ऑड नंबर, इज ऑड। अब इसको रन करके देखते हैं कि वो जो नंबर एंटर करेगा या तो वो इवन है और अदरवाइज वो क्या होगा, वो ऑड है। आप अगर सम केसेस आप अगर चेक करना चाह रहे हैं कि
क्या वो ऑड नंबर है, यहाँ पे तो वो चेक करेगा कि वो इवन नंबर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ऑड नंबर चेक करे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वो इक्वल ज़ीरो है, तो अगर मैं कह दूँ कि नॉट इक्वल ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि वो कुछ रिमाइंडर जो है वो कुछ और वैल्यू है ज़ीरो के अलावा है, तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको डबल इक्वल करके चेक कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं कि अगर तो वो रिमाइंडर ज़ीरो है तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं है एल्स पार्ट में तो इसका मतलब है वो ऑड नंबर है। इसको हम रन करके देखते हैं। उसने कहा आउटपुट विंडो पे कि एंटर अ नंबर, सपोज मैं नंबर एंटर करता हूँ 13, तो उसने कहा कि द नंबर यू एंटर 13 इज़ ऑड। ठीक है, अब वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हुई और उसके बाद अगेन हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ 14, तो 14 नंबर इज़ इवन नंबर। ये देखें उसने द नंबर यू एंटर्ड इज़ 14 इज़ इवन। तो ये परसेंट ऑपरेटर से देखें आप, जस्ट हमने क्या किया कि ऑड और इवन नंबर चेक कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जस्ट वन टाइम वो है रन कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट करे, यहाँ ये सारा पार्ट जो है, ये वाला सारा पार्ट जो है ये मल्टीपल टाइम रन करे, ये नहीं कि सिर्फ एक टाइम पे वो वैल्यू ले और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाए, यहाँ पे रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि हम लूप्स को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये कंडीशनल ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया। अब लूप्स क्या है, जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई कि हम मल्टीपल टाइम्स जो है किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं कि जब तक ये डिसीजन हम करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये मल्टीपल टाइम जो है वो उनको एग्जीक्यूट करे इन स्टेटमेंट्स को, तो हम उस वक्त पे हम क्या करते हैं कि लूप को यूज़ कर लेते हैं। सी प्लस प्लस में तीन किस्म के जो मेन लूप हैं वो ये है कि वाइल लूप है, फॉर लूप है और डू वाइल लूप है। इनको हम डिस्कस करेंगे, इन तीनों में जो है वो डिफरेंस क्या है। नेस्टेड लूप सिमिलरली वैसे ही जैसे मैंने इफ़ में आपको बताया कि आप इफ़ कि इन की बॉडी के अंदर अगेन कोई इफ़ कंडीशन लिखेंगे तो वो नेस्टेड इफ़ है। अगर आप लूप की बॉडी के अंदर अगेन कोई लूप लिख देंगे तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। वो जनरल फ्लो जो होता है वो लूप का इस तरह से होता है कि आप कंडीशन एक लिखेंगे, वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस तरह से वो लूप के अंदर रहेगा आपके, ठीक है। और जो भी कोड आपने इस लूप के बॉडी के अंदर लिखा होगा वो मल्टीपल टाइम रन करता होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अगर वो फॉल्स होगी तो उसके बाद वो कंट्रोल जो है वो इस लूप के कंट्रोल बॉडी से बाहर आएगा और जो फर्दर आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन आपकी होगी वो उसको रन करेगा। तो ये जनरल जो है वो फ्लो है लूप का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप को। फॉर लूप ये है कि आप रिपीटिशन करना चाह रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स की फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, तो फिर आप लूप जो है फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है आप वो ये है कि आप फॉर लिखेंगे और विद इन पैरेंथेसिस आप एक इनिशियलाइज़र लिखेंगे और कंडीशन लिखेंगे जो कि आप एवेलुएट करना चाह रहे हैं कि ये ट्रू हो या फॉल्स हो, और फिर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये आपकी लॉजिक के ऊपर है कि आप इनिशियलाइज़र ये जो वैल्यू है इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं या डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। फिर आप उसी तरह से ये ब्लॉक बनाएंगे और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिख देंगे, तो वो मल्टीपल टाइम जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। इस फॉर लूप की हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं सी प्लस प्लस में, और इसको जो है वो अभी सपोज़ इसी जो है वो प्रोग्राम की जो वैल्यू है इसको हम एवेलुएट करते हैं फॉर लूप के अंदर, और हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये 10 टाइम जो है रन करे। तो मैं क्या लिखूँगा कि फॉर, उसी तरह से अब हमने लिख दिया इंटीजर i इज़ इक्वल 1, ये इनिशियलाइज़र हो गया और सेमी कॉलन,
उसके बाद आप लिखेंगे कि आई इज़ लेस देन और इक्वल 10। ये आपने एक्सप्रेशन एवेल्यूएट की और उसके बाद आपने क्या किया, आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं अगेन इसका ब्लॉक स्टार्ट करूँगा और ये जो बाकी सारी स्टेटमेंट है यहाँ तक एल्स पार्ट तक, इनको मैं इस लूप का पार्ट बना दूँगा। तो इनका मैंने लूप का पार्ट बना दिया इनको। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये 10 टाइम्स जो है ये सारी स्टेटमेंट रन करेंगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अब आप देखें उसने फर्स्ट टाइम नंबर पूछा मुझसे, मैंने कहा 12। उसने लिखा द नंबर यू एंटर 12 इज़ इवन। ये एक दफ़ा उसने लूप रन कर दिया। अब दूसरी दफ़ा फिर वो पूछ रहा है, सॉरी, तो मैंने लिखा 13। उसने कहा इट्स ऑड। अगर मैं लिखूँगा 57, ये देखें उसने लिखा ऑड, और 58 वो बोलेगा इवन। ये अब 10 टाइम आप देखें वो वही प्रोग्राम जो है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा फॉर लूप में। 76 और 89 और 94 54 और 76341, ये वो देखें वैल्यूज़ को चेक कर रहा है, वो बता रहा है कि ये इवन है या ऑड है। लेकिन ये 10 टाइम आप देखिएगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होगी। यहाँ पे वो देखें, आप देखें 10 दफ़ा उसने मुझसे इनपुट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि फॉर लूप जो है वो हमने ये देखें इनिशियलाइज़र 1 से 10 तक, आई की वैल्यू 10 तक लेस देन और इक्वल 10 है। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 थी, उसने उसको रन किया, फिर उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर वो इस इनिशियलाइज़र पार्ट को इग्नोर कर देता है। इसको मैं आपको जो फॉर लूप का फ़्लो है वो भी मैं बताता हूँ। ये देखें फॉर लूप चला, उसने इनिशियलाइज़र वैल्यू ली और फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या किया, ये जो ब्लॉक कोड ऑफ ब्लॉक जो हमने लिखा हुआ था, यानी जैसे इस केस में हमने वो इनपुट ली यूज़र से, फिर चेक किया और अगर तो वो इवन नंबर है तो वो इवन प्रिंट आउट करेगा, अगर वो ऑड नंबर है तो वो ऑड प्रिंट आउट करेगा, और उसके बाद फिर वो इसमें लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, ये जो थर्ड स्टेटमेंट होती है, और देन अगेन कंडीशन पे आ जाएगा, फिर वो इनिशियलाइज़र को छोड़ देता है। अब उस लूप की वैल्यू में हमने लिखा है कि आई की वैल्यू को प्लस कर दो, तो अब आई की वैल्यू 2 है, देन अगेन वो कंडीशन चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 10, यस, फिर वो लूप चलेगा, और जब वो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो वो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप से एग्ज़िट कर देगा। यही जो है वो हमने इस प्रोग्राम की लॉजिक लिखी थी। तो ये फॉर लूप है। अगर मैं सम टाइम मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं एक फॉर लूप के अंदर अगेन एक फॉर लूप लिखूं तो ये नेस्टेड फॉर लूप बन जाता है। सिमिलर जो है ये रिज़ल्ट जो है वो आप वाइल लूप को अब हम डिस्कस करते हैं। वाइल लूप भी जो ऑलमोस्ट है वो फॉर लूप की तरह, लेकिन इसमें आपको इनिशियलाइज़र, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि आप वाइल लिखेंगे और विद इन पैरेंथेसिस आप कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन जो भी आप लिखेंगे उसको वो चेक करेगा कि आपका जो भी इनिशियलाइज़र या जो भी वेरिएबल होगा वो आप पहले वाइल से लिखेंगे और देन आप कंडीशन चेक करेंगे, और कंडीशन के अंदर आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये रन करती रहेंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप ब्रेक कर देगा। तो इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर लूप से, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज आप देखेंगे तो वो सेम ही है कि वो लूप के अंदर चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। तो इसमें आप ये है कि आप कंडीशन को चेक करेगा, इसमें आपको वो इनिशियलाइज़र वो वगैरह जो है वो आप पहले से खुद से डिफ़ाइन कर लेंगे, लूप से पहले, वाइल से पहले, और उसी तरह ये कोड ब्लॉक को चेक करेगा, ये जब तक कंडीशन ट्रू है वो ये रन करती रहेगी, और जो ही फॉल्स होगी ये एग्ज़िट कर देगा। तो अगर आप स्पेसिफिक नंबर
ऑफ टाइम तक कोई चीज़ को चलाना चाहते हैं, जैसे इन दिस केस हमने ये लिखा कि 10, जब तक ये आई की वैल्यू 10 है तो फिर ये फॉर लूप इज़ बेटर। लेकिन आप अगर आप कोई और कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि वाइल, और अगर मैं जस्ट लिख दूं कि ट्रू, तो ये ऑलवेज जो है ना, ट्रू जो है वो ऑलवेज ट्रू होता है, तो ये ऑलवेज लूप रन करता रहेगा। अब ये जो पार्ट है ना, ये देखें सिमिलरली वैसे ही ये ऑलवेज रन करता रहेगा। इसकी कोई फॉल्स कंडीशन बन ही नहीं रही, क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चेक लगा दूँ कि इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो वो क्या करे कि वो ब्रेक कर दे। ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है अभी हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेक क्या करेगी कि ये आपके जो जो इनर ब्लॉक होगा उसको वो ब्रेक करेगी लूप को और एग्ज़िट कर देगा। इसको अब हम करके देखें। अदरवाइज़ ये कंडीशन मैंने जो है वो ट्रू पार्ट दे दिया हुआ है, तो ट्रू जो है ये कीवर्ड है, ये याद रखिएगा। जो भी ये ऑलमोस्ट ब्लू कलर के हैं ये कीवर्ड है, तो ट्रू जो है ये ऑलवेज ट्रू ही रहेगा, तो ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा इनफाइनाइट नंबर तक। तो अब हमने चेक कर लिया कि अगर तो नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो ये ब्रेक कर दो। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये जो लॉजिक है ये ठीक है। अब देखें, यूँ ही मैंने ज़ीरो किया तो उसने उस लूप को ब्रेक कर दिया। अगर अब आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ़ टाइम तक नहीं चलेगा, ये तो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा लूप को। तो अब ये देखें, ये मोर देन 10 टाइम चलेगा और अनटिल मैं इसको ज़ीरो एंटर नहीं करूँगा, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा लूप। लेकिन जो ही कंडीशन मैंने उसने चेक की कि अगर वो एंटर करता है ज़ीरो तो इस लूप को ब्रेक कर दो। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट भी याद रखिएगा कि ब्रेक क्या करेगा कि वो लूप को ब्रेक कर देगा उसकी, ठीक है। उसने उस लूप को ब्रेक किया और उसके बाद वो जो भी आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन थे उधर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने ये नेस्टेड लूप लिखे होंगे तो आप याद रखिएगा कि जो इनर मोस्ट स्टेटमेंट आपने जाके ब्रेक लिखी होगी वो इनर मोस्ट लूप को ब्रेक करेगी, उसके बाद फिर वो आउटर लूप चलेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ब्रेक क्या करेगी कि वो आपके लूप को ब्रेक कर देगी। इसके साथ हमारे पास एक कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होती है। आप कंटिन्यू लिख दें। सम टाइम आप क्या करते हैं कि आप इस तरह लिख नहीं सकते क्योंकि वो ब्रेक से इधर ही ब्रेक कर देगा, लेकिन मैं आप जस्ट समझाने के लिए कि ये आप ब्रेक भी लिख सकते हैं, कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। सम टाइम आप क्या कहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लूप जो है ये कंटिन्यू करे, अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं कि वो ब्रेक कर दें। तो आपके पास ये कंटिन्यू है और एक ब्रेक स्टेटमेंट है। इसको आप याद रखिएगा कि ब्रेक क्या करेगा कि वो इनर मोस्ट लूप को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे चूंकि हमारे पास है ही एक लूप था तो उसको वो ब्रेक कर देगा। अब आपको समझ आ गई ये वाइल लूप। इसमें जो है आप कोई कंडीशन भी दे सकते हैं। अगर सपोज आप कहते हैं कि ये 10 टाइम ही ये वाइल लूप काम करे जैसे फॉर की तरह, तो इंटीजर ये देखें इनिशियलाइज़र जो है वो मैंने पहले लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ये ट्रू लिखने की बजाय मीन्स जो ऑलवेज रन कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 कर दो। तो अब ये उस फॉर की तरह का काम कर रहा है कि ये क्या करेगा कि आई की वैल्यू को वैल्यूएट करेगा कि लेस देन 10 है। अब इसमें इंक्रीमेंट जो है ना वो आपने यहाँ लिखने की बजाय आप लूप के एंड पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये लूप की बॉडी है ये वाली, तो आप क्या कहते हैं कि ये सारा जो कोड है ये पहले रन करो, अगर वो रन करता है तो देन आई की वैल्यू में प्लस प्लस कर दो। अब अगर वो यूज़र ज़ीरो कर देगा तो वो लूप अभी भी ब्रेक कर देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, ये वाला पार्ट आप चाहते हैं कि ये 10 टाइम ही रन करे, तो आप इसको क्या करते हैं कमेंट आउट कर देते हैं।
इस पूरे ब्लॉक को हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट करने का एक तरीका तो ये था कि आप हर लाइन के ऊपर जाके डबल स्लैश लगाएं, ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया। दूसरा तरीका एक ब्लॉक बनाने का भी, कमेंट आउट करने का भी है, वो ये है कि आप स्लैश और स्टैरिक लिखेंगे और उसके बाद जहाँ पे आपने एंड करना है वहाँ पे स्टैरिक और स्लैश लिख देंगे, तो ये एक पूरा ब्लॉक जो है उसने कमेंट आउट कर दिया, स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश। अब ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब अगर आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 10 टाइम्स अगेन ये वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह काम कर रहा होगा। ये देखें, ये 10 टाइम रन करेगा और उसके बाद वो जो ही आई की वैल्यू 11 होगी वो वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो लूप रन नहीं करेगा। ये देखें, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप लॉजिक क्या बनाते हैं। फॉर लूप जो है वो अगर आप यूजुअली इसीलिए यूज़ होता है कि आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक आप उसको रन करना चाहते हैं। वाइल लूप जो है वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नेचर ये है कि जनरल लूप की नेचर यही है कि वो आप कितने कंडीशंस को चेक करेगा और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को विद इन लूप रन करता रहेगा। इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास है वो डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप जो है ये बेसिकली फॉर और वाइल लूप से इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें फॉर और डू वाइल लूप में ये है कि कंडीशन आप स्टार्ट पे चेक करते हैं। डू वाइल में ये है कि आप डू लिखते हैं और लूप की बॉडी स्टार्ट करते हैं और एंड पे वाइल लिख के उसको सेमी, ये याद रखिएगा कि डू वाइल में एंड जो है वो सेमी कॉलन से है, बाकी जो है वो फॉर और वाइल लूप में आप सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपका ये लूप एटलीस्ट आपको श्योरिटी है कि एक दफ़ा ये लूप रन करेगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो देन वो रन करता रहेगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो एटलीस्ट ये बॉडी एक दफ़ा रन ज़रूर करेगी। आपको गारंटीड है कि ये एक दफ़ा ये बॉडी ज़रूर रन करेगी। तो डू वाइल जो है ये आपको गारंटी करता है कि एटलीस्ट वन टाइम जो आपका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो एटलीस्ट वन टाइम ज़रूर रन करेगा। अगर ट्रू होगी तो वो मल्टीपल टाइम। यहाँ पे डू वाइल के सिंटैक्स में आप देखिएगा कि डू आप ऊपर लिखेंगे, फिर ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे और वाइल कंडीशन लिखेंगे और एंड करेंगे सेमी कॉलन से। ये आप ज़हन में रखिएगा। तो इसी जो पार्ट है इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, डू वाइल की भी। आप इस कंडीशन को आप इधर से ओमिट करते हैं और मैं इधर डू लिख देता हूँ, सिमिलर वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे जो है जहाँ पे ये कोड एंड हो रहा है मैं उस एक्सप्रेशन को जो है वो वैल्यूएट करता हूँ और एंड करूँगा सेमी कॉलन से। तो फर्स्ट वो क्या करेगा कि कंडीशन रन करने से पहले ये एक दफ़ा प्रोग्राम एवेल्यूएट करेगा और यहाँ पे जो है वो मैं कंडीशन फॉल्स करता हूँ, यानी ये कंडीशन फॉल्स, आई की वैल्यू 1 है लेकिन आई इज़ ग्रेटर दैन 10 नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये एक दफ़ा तो ये लूप जो है वो ज़रूर रन करेगा। अब आप इसको आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दफ़ा उसने ज़रूर वो एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो सेकंड टाइम लूप में उसने चेक किया कंडीशन को कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स थी, उसने प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो ये थोड़ी सी इसका डिफरेंस था डू वाइल लूप का, कि आपको सम टाइम ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि कंडीशन जो है वो एंड पे एवेल्यूएट हो और पहले एक दफ़ा वो ब्लॉक ज़रूर रन करे। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं प्रोग्राम में। तो ये डू वाइल की एग्जांपल थी, हमने वाइल भी पढ़ लिया और फॉर लूप भी पढ़ लिया। इनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको नेक्स्ट जो है वो पार्ट है उसमें कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपको उनकी प्रैक्टिस करें, उनको आउटपुट लेने की कोशिश करें यूजिंग दीज लूप्स और कंडीशंस।
इसके अलावा जो लास्ट चीज़ रह गई थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी कि वो लूप और स्विच, ये स्विच जो है ये मैंने इंटेंशनली आज नहीं बताया था, इसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। स्विच ये भी बेसिकली इफ़ की तरह का ही काम करता है, लेकिन लिस्ट ऑफ वैल्यू को के अगेंस्ट चेक करता है। और जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि वो इनर मोस्ट जो है वो लूप है या स्विच होगा उसको वो ब्रेक कर देगा, और उसके बाद वो आपका प्रोग्राम जो है, या अगर तो सिंगल लूप है तो वो उसको ब्रेक कर देगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उस लूप से आगे जो भी होगी उसको कंटिन्यू करेगी। अगर वो प्रोग्राम वहीं पे लूप के बाद एंड हो रहा होगा तो वो एंड कर देगा। सिमिलरली ये कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सम टाइम आप जो है वो कंडीशन चेक करते हैं कि आप इस लूप की जो रिमाइंडर ऑफ बॉडी है उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर लें या ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लें। ये आप आपकी होती है चॉइस। आप चाहते हैं कि ये पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट ना करे तो आप जस्ट उधर कंटिन्यू लिखेंगे, वो नेक्स्ट चला जाएगा, लूप कंटिन्यू करेगा। और अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आप ब्रेक लिख देंगे। गो टू स्टेटमेंट ये जो है ये एक अनकंडीशनल जंप है कोड के अंदर। सम टाइम आप क्या करते हैं कि ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया पर्पसफुली, इसको आप जस्ट समझ लें इतना कि ये एक अनकंडीशनल जंप है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर, और एक लेबल आप डिक्लेयर करते हैं, और फिर आप जब आप चाहते हैं कि यहाँ से ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो जंप कर जाए अगेन उस लेबल के ऊपर, तो इसको डिस्करेज किया जाता है प्रोग्रामिंग में वैसे, क्योंकि इससे आपको काफ़ी जो ऐसे अनडिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाते हैं सम टाइम। वो अगर आप इसने ये यूज़ किया हो तो प्रोग्राम जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रही होती सम टाइम, तो इसको डिस्करेज किया जाता है गो टू स्टेटमेंट में। लेकिन सम टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि गो टू स्टेटमेंट जो है ये क्या चीज़ है। लेकिन कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसकी मैंने एग्जांपल भी करके दिखाई कि आप जो लूप को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि कोई कंडीशन आपकी जो मेट हो रही है, जो आपने डिसाइड किया कि यहाँ अगर ये कंडीशन मेट होती है तो लूप को ब्रेक कर दो। और इसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लूप की जो है वो आप क्या कहते हैं कि जो लूप के बाहर जो बाकी रिमाइंडर आपकी उसकी बॉडी है उसको आप रन नहीं करना चाहते सम टाइम, तो आप क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो वो इमीडिएटली क्या करेगा अगेन उस कंडीशन को टेस्ट करेगा। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉज द लूप टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली रीटेस्ट इट्स कंडीशन प्रायर टू रीइटरेटिंग। तो वो इटरेशन ये है कि वो एक दफ़ा रन करेगा फिर दूसरी दफ़ा। तो अगर आप सम टाइम आप चाहते हैं कि यहाँ से जो कोई कंडीशन मेट हो गई है तो अब अगेन जो है वो उसकी जो लूप की कंडीशन है उसको टेस्ट करो, तो फिर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट वहाँ पे लिख देंगे। तो वो बाकी ब्लॉक को जो है वो फिर रन नहीं करता, वो अगेन उस कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी कि वो कंडीशन लूप की अगेन टेस्ट करना चेक शुरू हो जाएगी। ब्रेक ये है कि वो इमीडिएटली वहाँ से लूप को ब्रेक कर देगा। तो ये आज का जो है वो लेक्चर था जिसमें हमने कंडीशन यानी डिसीजन मेकिंग और लूप्स को स्टडी किया। होपफुली आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक पेज पे या उनके ब्लॉग के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करूँ। और पार्ट 2 जो है इस लेक्चर का वो मैं एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा, वो आप उनको प्रैक्टिस करें और उनको देखें कि उनको आप कैसे अचीव करते हैं यूजिंग लूप्स और इफ़ कंडीशंस। उनकी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आप यूज़ करें। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।